नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल मंच में पुनः स्वागत करता हूं। हमारी जो प्रीलिम्स के लिए जयते सीरीज चल रही है, ये उस वीडियो लेक्चर का तीसरा रिकॉर्डिंग होगा। इसमें हम आज भारत के संविधान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास, इसको अपन डिस्कस करेंगे आज। और उसके साथ बहुत सारे एमसीक्यू भी मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, आप इससे लगातार जुड़े रहेंगे। देखिए, इस सीरीज का महत्व आप इस तरीके से समझना कि ना केवल ये आने वाले सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर की प्रीलिम्स परीक्षा है, जैसे कि अमीन पटवारी का भी पोस्ट जो अनाउंस हुआ है, सैंक्शन हुआ है, उसके लिए भी जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो सीरीज में ना केवल एमसीक्यू के लिए जुड़िए, बल्कि बहुत सारी मिसलेनियस बातें आप लोगों को पता चलेगी। ये सब के लिए भी आप लोग जो है इस वीडियो सीरीज को फॉलो करेंगे। तो बिना देरी किए अपन चालू करते हैं। हमारे आज का जो पहला प्रश्न रहेगा, ठीक, भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो पहला प्रश्न रहेगा, इसमें ये रहेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऐसा, ठीक। अब देखिए, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप मन में सोच लीजिए, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आप लोग को, है ना, जो आप लोग को जानना है भाई, समझना है। इसको मैं करता हूँ किनारे। एक बार आप इस टाइमलाइन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आपको पता है भारत के संवैधानिक विकास में अपन क्या पढ़ते हैं? अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो हमारा जो कंपनी का शासन था, और एक कंपनी के बाद जो क्राउन का शासन था। तो कंपनी के शासन के अधीन कौन कौन से अधिनियम आए और क्राउन के शासन के अधीन कौन कौन से अधिनियम आए, और इन अधिनियमों से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, ऐसा, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अगर आप देखेंगे कि तो 2023 के प्रीलिम्स को छोड़कर जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं, उन सभी प्रीलिम्स में यहाँ पर से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक। ऐसा, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो अगर अपन देखें कि ब्रिटिशर्स का जो शासन रहा है भारत में, ठीक, इस शासन को मैं दो तरीके से बांट सकता हूं, ठीक। ये था एक बार कंपनी के अधीन शासन, और एक बार था सीधे ब्रिटेन से क्राउन का शासन, ऐसा, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कंपनी के शासन में पहला अधिनियम जो आया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जानते हैं आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट? इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो है ये कंपनी का संविधान था, है ना, कंपनी का संविधान था, ये आप लोग जानते हैं। और इसी में कई सारे प्रावधान के बाद ये भी कहा गया था कि हर 20 साल में इसको संशोधित किया जाएगा। और उस संशोधन को किस नाम से जानेंगे? उस संशोधन को नाम दिया गया चार्टर का, ऐसा। तो चार्टर नंबर 1 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, चार्टर नंबर 1 कब आया था? तो 1773 में प्लस 20 करेंगे आप तो आ जाएगा 1793, 1793 में ये चार्टर आया था। इसके बाद हर 20 साल में ये चार्टर आते रहे। 1813 में दूसरा चार्टर आया आपका, इसके बाद 1833 में तीसरा चार्टर आया, उसके बाद 1853 में फिर चार्टर आया, ठीक। इसके बाद 1857 की क्रांति होती है, आप लोगों को पता है, शासन का जो अधिकार है वो कंपनी से छीन करके क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, लेकिन बेसिक बात, ये टाइमलाइन आप लोग ध्यान में रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट चूंकि पहली बार आया था तो रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी गलतियां थी भाई, तो इसको दुरुस्त करने के लिए, सुधार करने के लिए, ये जो सामान्य नियम था कि हर 20 साल में संशोधन होगा, उससे इतर क्या किया गया कि 1781 में एक और एक्ट आया, फिर 1784 में एक्ट आया, फिर 1786 में एक और एक्ट आया। याद रखेंगे कि 1781 का जो एक्ट था, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया, है ना। मैं क्लास वगैरह में डिस्कस करता हूँ सेटलमेंट इसका क्यों नाम है। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में है, 1786 में कोई नाम नहीं दिया गया इसको, 1786 का अधिनियम से अपन जानते हैं, ऐसा। तो ये था कंपनी के अधीन शासन। अभी पूरा डिस्कस जो अपन करने वाले वो पूरा बेस्ड होगा इसी के ऊपर, ठीक। तो ये टाइमलाइन आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन भी इसी के इर्द गिर्द होगा। क्राउन के शासन की बात करें, ठीक, तो क्राउन के शासन के अधीन जो पहला एक्ट आया वो जस्ट अगले ही साल आया, 1858 में, ठीक है। ये जो एक्ट आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, 1857 की क्रांति, इसका तत्कालिक कारण था कि कंपनी से शासन का अधिकार लेकर के क्राउन को दे दिया गया। 1858 में पहला एक्ट आया, इसके बाद कोई भी क्रम को फॉलो नहीं किया गया है। 1861 में दूसरा, 1892 में तीसरा, 1909 में चौथा, 1919 में पांचवा, और 1935 में, ठीक, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक भारत सरकार अधिनियम, ये आखिरी था जो क्राउन के अधीन था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय आजादी के पहले भारत का शासन किस अधिनियम से चलता था, तो वो 1935 के अधिनियम से चलता था, ठीक, ऐसा। बहुत ज्यादा डिटेल में अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जब अपन डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग का जो एमसीक्यू है तो वहां पर अपन और अच्छे से बात कर लेंगे। तो ये अपनी टाइमलाइन है। प्रश्न अगर अपन देखें, ठीक, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा
भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसका आंसर होगा 1861। 1861 इसका आंसर होगा, भारत परिषद अधिनियम। ठीक, देखें 1861 के बारे में थोड़ा सा प्रावधान अपन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। देखो 1861 का जो अधिनियम है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज चालू की गई थी कि आईपीसी और सीआरपीसी की शुरुआत हुई थी। आपके अभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो भी एग्जाम हो, अमीन का हो, एसआई का हो, प्रीलिम्स का हो, उन सभी के दृष्टिकोण से ये जो प्रावधान है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसके स्थान पर अभी वर्तमान में, है ना, मेरा पुराना वीडियो भी इसके ऊपर गया हुआ है, 1 जुलाई 2024 को बीएनएस और सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस, ठीक, बीएनएसएस इसको लागू कर दिया गया भाई। इसलिए ये जो प्रावधान है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रावधान जो है वो वायसराय के संबंध में, वायसराय के संबंध में, यहां पर वायसराय को कई शक्तियां प्रदान की गई थी, कई शक्तियां प्रदान की गई। इन शक्तियों में जो महत्वपूर्ण शक्ति है, ठीक, आप लोग देख सकते हैं, एक तो आपके प्रश्न में ही है कि उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, अध्यादेश, ठीक। इसके बाद उसको पोर्टफोलियो के गठन का अधिकार दिया गया, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी कि विभागों के गठन का अधिकार दिया गया, ठीक, ऐसा। इसके बाद उसको, ठीक, अध्यादेश, पोर्टफोलियो और एक उसको बजट रखने का प्रावधान, यानी कि उसको वार्षिक, है ना, वित्तीय विवरण को रखने का जो है वो दायित्व दिया गया था। इसके अलावा और भी प्रावधान है कुछ कुछ, जैसे कि भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी देना की शुरुआत कब से की जाती है, तो इसका भी आंसर 1861 रहेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर क्या है, भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यहाँ पर अपनी कार्यकारिणी के विरुद्ध निर्णय लेने के अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसको कहते हैं वीटो। क्या बोलते हैं? वीटो, ठीक। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के विरुद्ध वीटो का अधिकार कब प्रदान किया गया था? तो आप याद रखिए भाई, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, गलत आंसर भी मार के आते हैं, ठीक। इसका जो आंसर होगा वो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। लोग 84 पीट्स इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं, लेकिन ये पीट्स इंडिया एक्ट इसका आंसर नहीं, इसका आंसर होगा 1786 का अमेंडमेंट। 1786 के अधिनियम में दो चीजें हुई थी, एक तो गवर्नर जनरल को वीटो प्रदान किया गया था, और दूसरा गवर्नर जनरल को समस्त दीवानी और फौजदारी मामलों के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए थे, ऐसा 1786 का ये अधिनियम हुआ हमारा, ठीक। आप लोग जानते हैं 1773 के एक्ट में दुरुस्तगी के लिए, उसके संशोधन के लिए 1781, 84 और 86 में एक्ट आया, तो 86 ये आखिरी वाला अधिनियम, ठीक, ऐसा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? अच्छा, ठीक, चलो, तो ये क्या बात कर रहे हैं, अतिरिक्त निर्वाचक मंडल। इसको अगर अपन सामान्य शब्दों में देखें, जो आप जानते हैं, तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये ऐसा। ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है? तो याद रखेंगे भाई कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन से आशा ये है, अंग्रेजों की ये फूट डालने की नीति थी कि जहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एकजुटता में हो रहा था, एक साथ हो रहा था, तो वो सोचे कि कैसे इनको बांटा जाए। बांटने का सबसे जबरदस्त तरीका यह था कि क्यों ना अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए। तो सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया, और उसमें ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। किनके लिए? अंग्रेजों के लिए। याद रखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन का अर्थ क्या होता है कि एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा होगा निर्वाचन में, और उसको वोट देने वाले भी मुसलमान होंगे, तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन की संज्ञा दी जाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में अपन क्लास में पढ़ते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं मिंटो ही था। मिंटो उस समय का तत्कालिक वायसराय था, मार्ले उस समय का तत्कालिक भारत सचिव था। उन्हीं के सानिध्य में, है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और मुस्लिम लीग के डिमांड पर, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया मुसलमानों को, जिसका बाद में विस्तार और किया जाएगा। मुसलमानों को जैसे कि सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया 1909 में, जस्ट अगला अधिनियम 1919, जो अभी अपन टाइमलाइन में देखें, 1919 में श्रमिक वर्ग को अलग कर दिया जाएगा, है ना, उनको अलग सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे देंगे, सिखों को अलग, ईसाइयों को अलग, ऐसा। यानी कि टूट तो गए थे, प्लान सक्सेसफुल हो गया था, तो उसको और भी ज्यादा क्या करना, एक्सटेंड करना, यानी कि और भी ज्यादा पृथक करना, और भी ज्यादा तोड़ना, ऐसा। तो वो 1919 के अधिनियम में आएगा जब सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाएगा, ऐसा। अगला प्रश्न, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि वर्तमान में जो अपन अपने भारत को देखते हैं भाई, है ना, ये उसी की देन है ना, इसी अधिनियम की देन है। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट डिवीजन प्रस्ताव 1946,
सीधा सा आंसर होगा 1935। ठीक, 1935 का अधिनियम बहुत ज्यादा मिसलेनियस, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। याद रखिए 1935 के अधिनियम में टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल इसमें थे 321 धाराएं। ठीक, 321 धारा, 321 धारा थी और इसमें थी 10 अनुसूचियां। अगर अब भारतीय संविधान में मैं इसके प्रभाव की बात करूं तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। सबसे ज्यादा प्रावधान जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगली चीज, अखिल भारतीय संघ, तो इसका केवल एक प्रावधान हुआ, कई सारे प्रावधान। फॉर एग्जाम्पल, प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान करना। प्रांतीय स्वायत्ता, किससे प्रांतीय स्वायत्ता? तो मैं इसको क्लास में डिटेल से बताता हूं। द्वैध शासन से प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। ठीक, प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी। केंद्र में क्या लगाया गया था? केंद्र में लगाया गया था द्वैध शासन। ऐसा केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। इसके बाद जो आपका एक तो अखिल भारत है ना, अखिल भारत का जो कॉन्सेप्ट है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो की गई थी वो भी इसी अधिनियम से की गई थी, आपको पता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं शक्ति पृथक्करण, तो शक्ति पृथक्करण का प्रावधान भी यहीं पर था। अगर मैं बात करूं आरबीआई, तो आरबीआई के स्थापना की बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर अपन वर्तमान के यूपीएससी, पीएससी या जेपीएससी की बात करें तो यहीं पर इसकी स्थापना की बात थी। वर्तमान में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो संघीय न्यायालय है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात भी यही थी। अगर मैं बात करूं बर्मा की आजादी की, तो बर्मा को इसी अधिनियम से आजाद कर दिया गया था। तो अखिल भारत में क्या शामिल नहीं था? तो बर्मा शामिल नहीं था भाई। ठीक, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान दोनों है ना, अच्छा पूर्वी पाकिस्तान जिसको वर्तमान में बांग्लादेश बोलते हैं ना, तो बांग्लादेश भी अखिल भारत में शामिल था। ऐसा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूं, है ना। बहुत छोटे समय में हर बात बता देना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? जस्ट अभी मैं बताया आपको, ये देखो जस्ट अभी मैं बताया प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक, बात कर लेते हैं प्रांतीय स्वायत्ता के बारे में। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? ये है ना, ये स्वायत्ता का अर्थ क्या होता है? तो स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ऐसा, स्वतंत्रता यानी कि आजादी। ये आजादी किस बात से आजादी? तो आप याद रखेंगे द्वैध शासन से आजादी। द्वैध शासन मैं क्लास में पढ़ाता हूं, द्वैध शासन डायरकी जिसको कहा जाता है। द्वैध शासन जहां पर शासन की दो विषय बनाए जाते हैं, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित पर कानून बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास और हस्तांतरित पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय या केंद्र सरकार को प्रदान किया जाता था। ऐसा, तो इसको बोलते थे द्वैध शासन। ठीक, अब द्वैध शासन से आजादी मिली, किसको आजादी मिली? प्रांतों को, प्रांतों को आजादी। तो याद रखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के अधिनियम में, और उसको बाद में 1935 के अधिनियम में हटा दिया गया था। ठीक, तो इसका आंसर होगा 1935। ऐसा, ठीक, ये नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऐसा, तो देखो भाई इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका, है ना, भारत में सचिव का पद। तो सचिव का पद जो है वो 1858 के अधिनियम से आया था भाई। तो जैसे ही क्राउन के शासन की घोषणा होती है, तो क्राउन के शासन में सबसे पहले ये घोषणा कर दी जाती है, क्राउन के शासन में ये घोषणा कर दी जाती है कि महारानी का शासन चालू हो रहा है, यानी कि क्राउन का शासन चालू हो रहा है। तो महारानी बहुत सारी चीजों में बदलाव करती, बहुत सारी चीजों में बदलाव करती, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले तो समाप्त करते हैं और इसके स्थान पर भारत परिषद की स्थापना करते हैं, और इस भारत परिषद की अध्यक्षता करने के लिए एक नया पद सृजित किया जाता है जिसको कहा गया भारत सचिव। ठीक, आप लोग ध्यान में रखेंगे भारत सचिव। ये अब तक भारत में ऐसा कोई पद नहीं था, लेकिन इस नए पद का सृजन किया गया 1858 के अधिनियम से, और भारत सचिव का पद सृजित करके जो पहला भारत सचिव बनाया गया था उसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। ठीक, लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली, इसको भारत का पहला सचिव बनाया गया था। तत्कालिक वायसराय जो थे वो कैनिंग थे, आप लोग याद रखेंगे इसको, और तत्कालिक सचिव यानी कि पहले सचिव जो थे वो लॉर्ड स्टैनली थे। 1858 के अधिनियम की ये बात हुई। अगला प्रावधान, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये देखो भाई, ये अभी हाल फिलहाल के, है ना, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया इस कथन को। याद रखेंगे कि 1922 में, है ना, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि एक प्रकार से बोला जाए कि भारत में स्वराज हो, स्वयं का शासन हो, यानी कि लोग जो यहाँ के हैं वो यहीं पर शासन करें। विदेशियों का भारत में शासन इसको अनुचित ठहराया।
तो ऐसा करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ठीक, ये 1922 में इन्होंने उद्गार किया था। ये बड़ा फेमस कोटेशन है, इसको पूछा जा रहा है आजकल, याद रखेंगे इसको, महात्मा गांधी इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा होगा इसमें, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऐसा देखिए भाई, जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है, पहला जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इतना जान लेना काफी नहीं है, जैसे कि यहां पर एक और बात दी हुई है 1938 तो 1938 में ये बात हुई थी। याद रखेंगे कि ये संविधान सभा की डिमांड तो करते हैं, लेकिन दो कंडीशन के साथ। एक तो इनको चाहिए वयस्क मताधिकार, जैसे कि इसका उत्तर अपन देखें, वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्टहुड वोटिंग सिस्टम। जैसे कि आज की डेट में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग वोट डालते हैं, वैसे ही ये चाहते थे कि जब चुनाव हो संविधान सभा का सदस्यों का, तो वहां पर वयस्क लोग वोट डाल करके उसको चुने। और दूसरा ये बोलते हैं कि बिना विदेशी हस्तक्षेप के। तो ये उनकी दो जो है क्या बोल सकते हैं कंडीशन थी। ठीक, इसके पहले भी संविधान सभा की मांग की गई थी, ये 1938 की है ना, प्रत्यक्ष मांग थी। और प्रत्यक्ष मांग में एक आता है 1934 में एमएन रॉय की मांग, एक आता है 1936 में कांग्रेस की मांग, एक आता है 1938 में जवाहरलाल नेहरू की मांग, दो कंडीशन के साथ। एमएन रॉय साम्यवादी दल के नेता, 1936 कांग्रेस की पहली बार औपचारिक मांग, 1938 जवाहरलाल नेहरू की, दो कंडीशन के साथ संविधान सभा की मांग। तो ये प्रत्यक्ष मांग थी संविधान सभा की, अप्रत्यक्ष मांग भी हुई थी, जिसको अपन क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस करते हैं। आप लोग जानते हैं, जो मेरे से पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे उस चीज को, है ना। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार पर प्रतिबंध लगाना? बिल्कुल नहीं था। भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करना? हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना? हो सकता है। स्थायी बंदोबस्त लागू करवाना? ऐसा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, ये तो उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। व्यापार प्रतिबंध करना, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना। तो याद रखिए भाई कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना, क्योंकि उस समय तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाकी का कंपनी यहाँ पर आई नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या स्थापित किया गया? ठीक, क्या स्थापित किया गया भाई? देखिए मैं पीट्स इंडिया एक्ट आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, इसके उत्तर को तो छोड़े, है ना। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, तो इसका नाम ऐसा अटपटा क्यों है? तो याद रखेंगे भाई कि पीट्स इंडिया एक्ट जो है, ये जो पीट्स इंडिया एक्ट है, ठीक, ये पीट्स इंडिया एक्ट में ये पीट्स जो है उस समय के तत्कालिक पीएम है। तत्कालिक पीएम का मतलब ब्रिटेन के पीएम, इसका नाम है रेम्जे पीट्स, ऐसा रेम्जे पीट्स। तो रेम्जे पीट्स ने कुछ संशोधन करे और इस संशोधन को अपना ही नाम दे दिया, पीट्स इंडिया एक्ट, ऐसा। याद रखेंगे 1784 के अधिनियम में, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ना तो प्रशासन ढंग से हो रहा था, ना व्यापार ढंग से हो रहा था। तो इसी के ध्यान में रखते हुए दो अलग अलग इकाई बनाई गई। एक को कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें थे 7 सदस्य, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें थे 8 सदस्य। याद रखेंगे ये प्रशासन के लिए था, ये व्यापार और राजनीतिक कार्यों के लिए था। देख सकते हैं कहीं पर है, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये देखो एक चीज दिया हुआ है, एक चीज मैं आप लोगों को बता दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। ठीक, तो इसका आंसर होगा डी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा हमारा, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? देखो भाई चार्टर एक्ट 1813 की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 1813 का चार्टर फेवरेट एरिया है ना, पीएससी और व्यापम के लिए, कि 1813 का मुख्य प्रावधान। 1813 के बारे में सभी प्रावधान देख लेते हैं। 1813 में एक तो कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया था, एकाधिकार समाप्त किया गया। लेकिन याद रखेंगे कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार उसका बना हुआ था, यानी कि पूर्ण रूप से एकाधिकार खत्म नहीं किया गया था। ये एकदम पॉइंट नोट करके याद रखेंगे। इसके बाद बजट के लिए, है ना, बजट की बात, तो शिक्षा के लिए पहली बार अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया था इस अधिनियम में। इसके बाद अगली चीज कि ईसाई धर्म को, है ना, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। ईसाई मिशनरियों को आप लोग देखे होंगे, ईसाई मिशनरियां जो अपने बाइबल से, है ना, लोगों को अच्छी बात बता करके, है ना, धर्म की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ऐसा। तो ये है हमारा 1813 का अधिनियम, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान में आप लोगों को बताया। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त करना, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को केवल चाय और चीन के व्यापार तक सीमित करना, भारतीय प्रशासन का सुधार करना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर अगर आप एक बार में देखने के लिए जाएंगे तो ये आपको लगेगा कि इसका उत्तर ए है, एकाधिकार खत्म किया गया। लेकिन आप इसको अगर बी को ऑप्शन को पढ़ेंगे, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को केवल चाय और चीन के व्यापार तक सीमित किया गया।
तो इसका आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा उसका बी होगा, बी इसका आंसर रहेगा। आप लोग हड़बड़ी में, है ना, अगर आप लोग देखेंगे 2013 के प्रीलिम्स का एनालिसिस करेंगे, 2023 के प्रीलिम्स को एनालिसिस करेंगे, तो कई लोग ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, इससे मिलता जुलता आगे एक प्रश्न और आएगा, मैं आपको बताऊंगा जहां पर गलती किए थे, तो उन गलतियों से अपने को बचना है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833 के तहत कौन सा पद स्थापित किया गया, है ना, 1833 चार्टर एक्ट की बात कर रहा है, तो कौन सा पद स्थापित किया गया? देखो भाई, पद स्थापित करना ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना, ये ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि पद का नाम बदला गया था। याद रखेंगे कि पद का नाम बदल करके क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले क्या था? पहले, सबसे पहले ही बात करूंगा अगर मैं, तो पहला था बंगाल का गवर्नर, ऐसा, बंगाल का गवर्नर, ये इस पद का नाम बदला गया। फिर इस पद के नाम में, पीछे में, आखिरी में बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, ऐसा। फिर इस पद का नाम और बदला गया, फिर इस बंगाल के स्थान पर भारत रखा गया, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, ऐसा ये किया गया। फिर इस पद का नाम बदला गया और ये रखा गया वायसराय, ऐसा, वायसराय। अब ये कब कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। भारत का गवर्नर जनरल इसका कब किया गया? जैसे कि आपका प्रश्न है 1833 में। वायसराय कब किया गया? तो ये किया गया 1858 में। इसके पहले अपन प्रश्न देखे इसमें। तो ये जो तीन ठो मैं आप लोगों को बताया, ठीक, इसमें एक और प्रश्न बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? केवल सुन ले कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो विलियम बेंटिन था। वायसराय भारत का पहला कौन था? तो कैनिंग था। ठीक, ऐसा लाड वाड आप लोग लगा लेना उस चीज को। तो ये जो चार चीजें हैं, ठीक, ये चार जो मैं आप लोग को बताया डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास के दृष्टिकोण से भी और संविधान के दृष्टिकोण से भी, ऐसा। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा 1853 की चार्टर एक्ट की विशेषताएं क्या थी? तो कंपनी का व्यापार समाप्त करना बिल्कुल भी नहीं था। वायसराय का पद स्थापित करना बिल्कुल भी नहीं था। अपना इसका उत्तर देखिए भाई, अभी जस्ट देखिए 1858 की बात। प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान करना हो सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर अपन अब भी देख के आए हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता तो 1813 में प्रदान की गई थी ईसाई मिशनरियों को, ऐसा। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान। ठीक, देखिए भाई कुछ बातें जाने। प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान तो कर दिया गया था। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन की अगर अपन बात करें, प्रावधान था 53 के एक्ट में, लेकिन आयोजन किया गया था 1856 में, ऐसा। ये कौन सी प्रतियोगी परीक्षा थी? तो इस प्रतियोगी परीक्षा का नाम था ICS, इंडियन कंपनी सर्विसेज। और ICS की पहली परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो किया गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ऐसा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहली प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। और आप जानते हैं कि पहली बार कोई भारतीय ICS बना था। इस पहले भारतीय ICS का नाम था, ठीक, इसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहला भारतीय ICS था। 1856 में पहली बार की प्रतियोगी परीक्षा में क्या बना था? इंडियन कंपनी सर्विसेज में एक बड़ा अधिकारी बना था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य प्रावधान क्या था? अपन बहुत सारे प्रावधान देखे। कंपनी का शासन समाप्त करना, गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां देना, भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना, भारतीय परिषद की स्थापना करना, ये मुख्य प्रावधान की बात कर रहा भाई। अब देखो, अगर सरसरी निगाह देखें अपन तो सभी उत्तर सही है, A B C D सब सही है, लेकिन मुख्य की बात कर रहा है। मुख्य प्रावधान में अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके मेन पार्ट को पहचानना पड़ेगा। एक्चुअली क्या किया गया था कि कंपनी के शासन को खत्म करके शासन का अधिकार क्राउन को दे दिया गया। अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका? भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर रहा है, ये C इसका आंसर होगा। तो ऐसी चालाकी आप लोग को भी एग्जाम में रखना है एकदम फटाफट। जैसे कि देखिए अपन कंपनी का शासन समाप्त करना, तो एक कोई पढ़े और बाकी को नहीं पढ़े और एक उत्तर मार करके निकल गए, पता चल रहा है कि बाकी भी सही थे। अब उसमें जो ज्यादा सही था वो ज्यादा सही C था, ऐसा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में कि जब भी आपको प्रश्न बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर जो है, विकल्प जो है, चारों पढ़े, हमेशा चारों पढ़े आप, है ना, ऐसा चले। क्योंकि हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं, है ना, एग्जामिनर वैसा सोच करके उसको सेट नहीं किया है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या सुधार किया गया? प्रेस की स्वतंत्रता देना बिल्कुल नहीं, कंपनी का शासन समाप्त करना बिल्कुल भी नहीं, अभी जस्ट अपन देख कर क्या है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करना, संघीय व्यवस्था लागू करना। संघीय व्यवस्था लागू करना 1935 है। प्रेस की स्वतंत्रता अपने नहीं पता। कंपनी का शासन समाप्त करना 1858 का अधिनियम।
ये होगा इसका आंसर। ठीक, ये गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करना। जब मैं आप लोग को शुरुआत में बताया था जस्ट 1861 का अधिनियम, तब मैं आखिरी में बताया था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना, बजट और पोर्टफोलियो, ठीक, आईपीसी सीआरपीसी की शुरुआत, और आखिरी 5वां प्रावधान बताया था कि कंपनी में भारतीयों को हिस्सेदारी देना कब चालू किया, तो 1861 के अधिनियम से। मैं मानता हूं कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, ये पूरे संविधान का सबसे बोरिंग टॉपिक है, सबसे बोरिंग, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में तो इतिहास ही बोरिंग है, क्योंकि वो इतिहास बीत चुका है। इतिहास को क्या किया जा सकता है कि अगर प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को, तो हुआ तो हुआ है, उसको वैसे का वैसे अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अपन, मैं ना उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना उसके आगे बता सकता हूँ, ना पीछे बता सकता हूँ, उसको याद करना पड़ेगा। वैसे ही संविधान में ये एकमात्र टॉपिक है जो बीत चुका है, जो जैसा था उसको वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। चले देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल करना था क्या भाई? नहीं। विधायिका में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, गवर्नर जनरल की शक्तियां कम करना, न्यायिक सुधार करना। अब 1892 का मुख्य उद्देश्य जानने से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ बातें इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में। इसका उत्तर निकल के आ जाएगा, आप देखेंगे। ठीक, देखना। तो 1892 के अधिनियम में मैं क्लास में पृष्ठभूमि में बताता हूं कि इसके जस्ट पहले 28 दिसंबर 1885 को 1885 में आईएनसी का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य कि भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। भारतीयों को क्या दिया जाए? प्रशासन में हिस्सेदारी जो है वो किसी भी तरीके से प्रदान की जाए। और कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने उद्देश्य को लेकर के 1892 में सफल होती है। इवन ये भी कहा जाता है कि 1892 का जो अधिनियम है वो कांग्रेस की स्थापना से ही प्रेरित था, क्योंकि ये जो डिमांड किए थे उसको 1892 में पूरा किया, इसलिए इसको कांग्रेस का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। एक बार अगर अपन फिर से पढ़े तो क्या उत्तर निकल के आ रहा है? न्यायिक सुधार करना, बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल की शक्तियां कम करना, बिल्कुल नहीं। भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल करना, विधायिका में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। तो अगर मैं अच्छे से इसको पढ़ूं तो प्रशासनिक सेवा तो ठीक है, आईसीएस में आएगा ना, आईसीएस की परीक्षा में आएगा। एलिमिनेट करते हुए जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विधायिका में भारतीयों का प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, ऐसा ये उत्तर होगा। तो जरूरी नहीं है भाई कि अपने को पूरा पूरा प्रावधान याद हो, है ना। अगर अपने को कंसेप्ट क्लियर, अपना अपन बैकग्राउंड जानते कि क्यों आया अधिनियम, कैसे आया, तो उस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, सही उत्तर तक के पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा 1909 का मिंटो मार्ले सुधार। ये मार्ले मिंटो होगा, उल्टा हो गया ये। मार्ले मिंटो सुधार किस उद्देश्य से लाया गया था? स्थायी बंदोबस्त लागू करना, बिल्कुल भी नहीं। भारत में संघीय शासन स्थापित करना, अभी अगर अपन इसका उत्तर देखें तो ये 1935 है ना। भारतीयों को परिषदों में प्रतिनिधित्व देना और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली लागू करना। तो प्रेस पर नियंत्रण लगाना, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है। अब देखिए भाई, इसको मैं बहुत डिटेल से डिस्कस किया था अभी। मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले क्या चाहता था, मिंटो क्या चाहता था, है ना। तो ये सब के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी, और ये सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसका उत्तर होगा 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार। तो वो पृथककरण के लिए लाया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम जो एक साथ प्रयास कर रहे थे भारत को आजाद करने का, वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, ऐसा। नेक्स्ट अगला, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत क्या लागू किया गया? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भाई याद रखेंगे, फिर से एक और आ रहा है। ठीक, ये जो मॉन्टेग्यू है ये इस समय भारत सचिव तत्कालिक, और चेम्सफोर्ड है, ये चेम्सफोर्ड भाई साहब जो है ये वायसराय है, तत्कालिक वायसराय है। तो 1919 के अधिनियम के तहत क्या लागू किया गया? तो 1919 का अधिनियम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा, है ना, इसके बारे में अभी तक अपन डिस्कस नहीं किए। तो 1919 का जो अधिनियम है इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे द्वैध शासन की। द्वैध शासन अपन डिटेल से डिस्कस किया अभी आरक्षित और हस्तांतरित विषय में। तो द्वैध शासन लागू किया गया था इस समय प्रांतों में। ठीक, प्रांतों में जो अपना केंद्र सरकार थी उस समय, उस केंद्र सरकार में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी, जैसे कि आज की डेट में होती है लोकसभा राज्यसभा। इसके अलावा ठीक प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई थी। ठीक, इसके बाद जो आपका सांप्रदायिक निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था, और जहां मुस्लिमों को पहले सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, अभी मजदूर, सिख और ईसाई वर्ग को भी सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अलावा ली कमीशन की सिफारिश पर,
ली कमीशन की सिफारिश पर पीएससी की स्थापना की गई थी। जैसे कि अपन देखते हैं, ठीक, पीएससी की स्थापना ये 1926 में की गई थी, लेकिन प्रेरित कब से थी? इसी अधिनियम से। और इसी अधिनियम में कह दिया गया था कि साइमन कमीशन आएगा। तो साइमन कमीशन का संबंध किस अधिनियम से था? तो बोले थे कि 10 साल बाद भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए, है ना, अधिनियम आएगा, एक कमीशन आएगा। तो ये साइमन कमीशन बाद में आया 1927 में। जैसे गोरोआ कमीशन बोल करके क्या कर दिया गया था? फेल कर दिया गया था। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। कंपनी का शासन समाप्त करना, बिल्कुल नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। द्वैध शासन डायरकी प्रणाली, तो ऑब्वियसली यही इसका उत्तर होगा। पहली बार द्वैध शासन के बारे में, डायरकी के बारे में कब बताया गया? तो 1919 के अधिनियम में बताया गया। देखो भाई, बाकी का उत्तर क्या हो जाएगा? कंपनी का शासन समाप्त करना, ये 1858। धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी 1813 में। इसका उत्तर तो अपन देख लिए, द्वैध शासन डायरकी, है ना। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793, है ना, कार्नवालिस के समय की बात है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सा नया पद बनाया गया? तो अभी अपन डिस्कस किए थे भाई, जस्ट इसके पहले डिस्कस किए थे, ज्यादा देर नहीं करते हुए, ठीक। इसका नाम रखा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक। और मैं आपको बताया भी था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग, ऐसा, वारेन हेस्टिंग। यहां पर कंसेप्ट वाली बात है भाई कि पद का नाम बदल करके जनरल जोड़ दिए, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिए। अगर आपको पूछता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, बढ़िया बात है। अगर आपको यह पूछ दिया कि अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, अंतिम बंगाल का गवर्नर, तो याद रखिए भाई, पद का नाम चेंज हो रहा है, व्यक्ति तो वही रहेगा, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो देख ले भाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये उसका उत्तर होगा, ऐसा, ठीक। जनरल शब्द को जोड़ा गया सफिक्स के रूप में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन सी सर्वोच्च अदालत स्थापित की गई? मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो ये भाई इसका आंसर सी होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता? क्योंकि, है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है, ये 1774 में स्थापित की गई थी। प्रावधान भले ही 73 में था, याद रखेंगे आप। इसका नाम और केवल नाम ही इसका सुप्रीम कोर्ट है। ये केवल बंगाल के निवासियों के लिए ही न्याय प्रदान करने का काम कर रहा था। जो वास्तविक न्यायालय जो हमारा वर्तमान में है ना, वो वास्तविक न्यायालय संघीय न्यायालय है, क्योंकि दिल्ली में है अपना वर्तमान में। तो याद रखेंगे उसका आंसर 1935 होगा, कि हमारा वर्तमान का जो न्यायालय कहां से प्रेरित है? 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। लेकिन 1774 के अधिनियम, 1774 में जो स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 1773 के अधिनियम से प्रेरित था, ऐसा, ठीक। अच्छा, इसके पहले न्यायाधीश अगर आपसे पूछ दिया तो याद रखेंगे, इसका पहला न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, ऐसा, ठीक, एलिजा इम्पे। अपना इसका आंसर हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट होगा अपना, ठीक, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के बीच विभाजन के लिए कौन सी प्रणाली स्थापित की गई थी? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि ये जो 1784 का अधिनियम था, ठीक, ये लाया क्यों गया था, है ना, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि कंपनी जो है वो प्रशासन और व्यापार एक साथ कर रही थी। तो प्रशासन और व्यापार को अलग अलग करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। अब इसके उत्तर पे जाते हैं, डायरकी, व्यापार परिषद, डबल गवर्नमेंट, पृथक निर्वाचक मंडल, ऐसा। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? ईस्ट इंडिया एक्ट और 1784 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के बीच विभाजन के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? डायरकी तो नहीं था भाई, द्वैध शासन अलग होगा। व्यापार परिषद, डबल गवर्नमेंट, पृथक निर्वाचक मंडल। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो इसका जो आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर तो इसमें से कुछ भी मेरे को लग रहा नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी इसका आंसर भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गठन किया गया था, आप लोगों को मैं बताया था इसके पहले भी, प्रशासन के लिए और व्यापार के लिए। डायरकी के एकदम अलग चीज है। व्यापार परिषद हो सकता है भाई, ठीक है, व्यापार परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोल सकते हैं अपन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, ऐसा। तो ये व्यापार परिषद, मैं इसका आंसर लेकर के आता, अगर अंत में अगर मैं इसको, है ना, अटेम्प्ट करना होता तो मैं इसका आंसर ये व्यापार परिषद लेता, ऐसा। अब बाकी आपकी मर्जी, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अदर स्टेट की पीएससी में आया हुआ, इसलिए अपन इसको लेकर के यहाँ पर आए हैं, ठीक। चले, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को क्या अनुमति दी गई? भूमि खरीदने की, व्यापार करने की, भारत में धर्म प्रचार करने की, प्रशासन में भाग लेने की। तो इसका तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, अपन इतना डिस्कस तो कर ही दिए हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा? धर्म के प्रचार करने की। आपको मैं बताया था कि जो ईसाई मिशनरियां थी इस समय, ईसाई मिशनरियां, तो इन ईसाई मिशनरियों को, है ना,
भारत में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता दी गई, जिससे हमारे भारतीय संविधान में अगर अपन देखें तो आर्टिकल 25 जो है वो अपने को धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक, तो 1813 में ये जो धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है वो ईसाई मिशनरियों को प्रदान की गई थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक, देखिए भाई, ये वही नाम से प्रश्न है भाई, सीधा सीधा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग क्या करेंगे कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इस पद के नाम को 2 बार पढ़ना आप लोग। ठीक, एक शब्द से उत्तर बदल जाएगा इसलिए। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जनरल लगा हुआ है और इंडिया भी लगा हुआ है, मतलब इसका आंसर होगा 1833 में जिसको बनाया गया था विलियम बेंटिन। नाम जो है वो परिवर्तित किया गया 1833 के अधिनियम में, विलियम बेंटिन। विलियम बेंटिन, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1853 ने विधायिका में किस प्रमुख परिवर्तन की शुरुआत की? 1853 की बात कर रहा है। न्यायिक स्वतंत्रता, विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीयों को वोट का अधिकार। तो भाई याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा बी, विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 1853 का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर वो ढंग से प्रशासन नहीं करती है तो उससे व्यापार का अधिकार ले लिया जाएगा, प्रशासन का अधिकार ले लिया जाएगा। तो वो अपने कामों को बेहतर करने के लिए, सुधार करने के लिए कार्यपालिका को अलग करती है और व्यवस्थापिका को अलग करती है और कार्यपालिका को अलग करती है। याद रखेंगे आप इस बात को। तो ये जो पृथक्करण है, जो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो अपन अलग अलग पढ़ते हैं संविधान के 3 अंग, वो यहीं पर से प्रेरित है 1853 के अधिनियम से। ठीक, नेक्स्ट, अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका तुरंत आंसर होगा वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय रखा गया था, आप लोगों को मैं बताया था, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, नेक्स्ट, अगला प्रश्न होगा हमारा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को किस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई? अब देखो भाई, 1861 में मैं वायसराय के बारे में बहुत सारी चीजें बार बार पढ़ा चुका हूं, मैं इसीलिए प्रश्न लेकर के आया हूं ये डबल तिबल, ताकि आपको अच्छे से याद हो। बार बार अगर मैं बताऊंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, इसलिए मैं इसको, है ना, ये जो प्रश्न है वो अलग अलग तरीके से मैं इसको पूछ रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना। 3 चीजें मैं आपको बताया था गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, एक अध्यादेश, एक पोर्टफोलियो और एक वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वो दायित्व दिया गया था वायसराय को। याद रखेंगे भाई कि जो वायसराय है, मैं जो बजट की बात आपसे कर रहा हूं, है ना, ये पहला बजट भारत का जो है वो 1861 में ही रखा गया था। ठीक, आपको पता है जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट रखा गया था, ऐसा। ठीक, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार किसे मान्यता दी गई? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, बजट पर बहस करने का अधिकार, चुनाव प्रणाली, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका जो आंसर है वो तो बजट पर बहस करने का अधिकार है। याद रखें, अभी अब मैं आपको बताया कि 1861 में बजट रखने के लिए जो है वो अधिकार दिया गया वायसराय को। फिर 1892 में, ठीक, अगले ही अधिनियम में इस पर बहस या चर्चा का अधिकार दिया गया। फिर अगला अधिनियम 1909, बजट की बात करूं पर्टिकुलर, 1909 में बजट के लिए क्या किया गया था? बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी कि क्रॉस क्वेश्चन, एक बार अगर उत्तर नहीं मिला तो दोबारा डिस्कस करने का अधिकार दिया गया 1909 में। तो ये बजट के बारे में पूरा संवैधानिक विकास में ये उतनी ही बात हुई है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? द्वैध शासन की शुरुआत, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय शासन प्रणाली, कंपनी का व्यापार समाप्त करना, भारतीय प्रेस पर नियंत्रण। तो याद रखिए भाई, 1935 का जो उत्तर होगा, द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? ये तो 1919 में हुई थी, डायरकी की बात किए थे अपन, है ना, 35 में नहीं हुई थी। प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय शासन प्रणाली, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। अपन शुरुआत में डिस्कस किए थे 1935 के अधिनियम को बहुत ज्यादा डिटेल से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न होगा हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो याद रखेंगे भाई, बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। मैं आप लोग को जब चालू किया था, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था कि संविधान सभा की उन्होंने प्रत्यक्ष मांग की थी। तो जवाहरलाल नेहरू की ये जो मांग थी वो 1938 में की गई थी। उन्होंने 2 शर्त रखी थी। एक शर्त का क्वेश्चन अपन देख चुके हैं पहले, है ना, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और दूसरी शर्त क्या थी कि दूसरी शर्त थी बिना किसी बाह्य विदेशी हस्तक्षेप के। आंसर होगा इसका 1900, अच्छा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात 1936 में, जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1938 में, और बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के, है ना, ये बात हुई 1936 की। नेक्स्ट, अगला होगा प्रश्न अपना,
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। ऐसा तो सीधा और सिंपल इसका आंसर होगा कि हमारी भारतीय जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर आधारित थी। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोग को देना चाहूंगा। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं अपन, तो ये जो आपका कैबिनेट मिशन है ना, इसके गठन की बात करो तो इसका गठन हुआ था फरवरी 1946 में, लेकिन इन्होंने सिफारिश जो दी थी वो दी थी मई 1946 में। मई 1946 में टोटल 132 सिफारिशें दी थी इसने, इस मिशन ने, टोटल 132 सिफारिश। लेकिन सॉरी, अच्छा इसकी संरचना की बात करें सीधा सीधा, इसकी संरचना भाई कितने लोग थे इसमें? 3 लोग थे। इसका अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस, इसके जो अन्य सदस्य थे एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरा व्यक्ति था अलेक्जेंडर, तो 3 लोग थे इसमें। इसकी प्रमुख सिफारिशों में, इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी उसमें थी कि एक संविधान सभा होगी जिसमें 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे, जिनका होगा अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें अनुपातिक प्रणाली अपनाई जाएगी, वयस्क मताधिकार जो है वो इसमें फॉलो अप किया जाएगा। हालांकि बाद में वयस्क मताधिकार को फॉलो नहीं किया गया था। ठीक, का भारत के प्रशासन के लिए जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था, जिसमें कितने मंत्री थे आप लोग को पता है? 14 मंत्री। ऐसा तो ये कुछ प्रमुख कैबिनेट मिशन के मैं आप लोग को सिफारिश बताया हूं, इसी की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना में क्या होता है कि बोल सकते हैं कि आपस में जो है ये संतुष्ट हो जाते हैं और इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। फिर नेक्स्ट अगला, कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया? ये है क्वेश्चन 2023 प्रीलिम्स का, जिसको लगभग 70% लोग जो मेरे आसपास के थे गलत किए थे। याद रखेंगे कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त किया गया था। एकमात्र शब्द पूर्ण, इसी के कारण जो है लोग इसको गलत मार के आ गए, क्योंकि सबको पता है कंपनी के एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 में, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार तो जारी रहा था ना, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1833 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कार्नवालिस की मांग पर भारत में शासन हेतु कौन सा अधिनियम रखा गया? अब ये थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा सा है ना, अगर आपको बैकग्राउंड पता हो तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद ऐसा कोई सेनापति नहीं मिल रहा था इनको, कोई उत्तरदायी कोई नेतृत्वकर्ता नहीं मिल रहा था। कार्नवालिस बहुत अच्छा नेतृत्व करता था, तो कार्नवालिस को ये लोग बना करके भेजना चाहते हैं यहाँ बंगाल का गवर्नर, है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए कार्नवालिस जो है वो अपनी डिमांड रखता है कि मेरे को पूर्ण अधिकार चाहिए। कैसा पूर्ण अधिकार? दीवानी और फौजदारी मामलों में अधिकार चाहिए, और मेरे को कार्यकारिणी के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। कि अगर कार्नवालिस कुछ और, कार्नवालिस ए फॉर एप्पल बोल रहा है और कार्यकारिणी बोल रही वी फॉर बॉल, तो ए फॉर एप्पल वाला डिसीजन जो है वो लिया जाना चाहिए, यानी कि वीटो की बात। ऐसा तो कार्नवालिस की मांग पर, है ना, 1786 का अधिनियम आया था भाई। कार्नवालिस की मांग, कहीं ना कहीं कार्नवालिस से ये प्रेरित था ये अधिनियम। तो अगर कार्नवालिस का संबंध किससे था तो 1786 के अधिनियम से था। ऐसा ठीक, ऐसा तो ये अपना आज का पूरा प्रश्न हुआ खत्म, है ना। यहाँ पर आप अपन जो है आज के वीडियो में संवैधानिक विकास के लगभग सभी एरिया को टच करने की कोशिश की है, महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ने की कोशिश किए हैं। आप इसको क्या करेंगे, एक तो अभी पढ़ेंगे, एक तब पढ़ेंगे जब एग्जाम एकदम सर पे होगा। इसको 2x की स्पीड में लगाएंगे और बहुत तेजी से इसको कवर अप करेंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, जैसे ही एग्जाम आता था मैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ाई वढ़ाई बंद, सिर्फ ये सब चीजें देखता था मैं, ये सब चीजें। यूट्यूब लगाओ और जितना ज्यादा एमसीक्यू हो सकता है उतना ज्यादा एमसीक्यू मारो, जितना ज्यादा एमसीक्यू। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा आप लोगों को डिटेल बताने की कोशिश किया हूं, और भी सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जिसको एक ही वीडियो में लेकर के आना और एक सीमित समय में आपके समक्ष प्रस्तुत करना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश किया हूं। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी होगी तो इसको आप शेयर करना, और जितना ज्यादा हो सके अपने लिए उपयोग करना। शेयर करने से पहले तो अपने लिए उपयोग करना, ठीक है। तो अपने इस सीरीज के अगले वीडियो में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।